हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मल फॉर्म्स के एमसीक्यूज का। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21. So 21 is consider a schema and functional dependencies, then the decomposition of R into, तो हमें दो decompositions दे रखे हैं यहाँ पे R1 and R2. ठीक है, तो हमें चेक करना है कि जो decomposition हुआ है ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस है या नहीं। अगर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात करें तो देखिए रिलेशन R1 के अंदर कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाएगी, A टेंड्स टू B, और रिलेशन R2 के अंदर C टेंड्स टू D। सो अगर आप R1 यूनियन R2 करेंगे तो आपको दोनों डिपेंडेंसीज मिल रही हैं, इसका मतलब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है ये डिकम्पोजिशन। लेकिन लॉसलेस के लिए हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन। अगर आप R1 का इंटरसेक्शन करते हैं R2 से तो आपको इसके अंदर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी है और यहाँ सी डी है, तो कॉमन एट्रीब्यूट नहीं मिलेगा, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा एट्रीब्यूट्स का, कॉमन एट्रीब्यूट्स का। तो हमें पता है कि अगर आपके डिकम्पोजिशन का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो और आपको कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं मिलता है तो उस केस में आपका जो डिकम्पोजिशन होता है वो लॉसी होता है, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट होगा तभी वो किसी की कैंडिडेट की बन पाएगी। तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बट नॉट लॉसलेस जॉइन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन, you can see. Next, the question number 22. Suppose the adjacency relation of vertices in a graph is represented in a table. Adjacency of x y, मतलब एक एडजेसेंसी रिलेशन दे रखा है वर्टिसेस का ग्राफ में, जो कि रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है टेबल के अंदर, एडजेसेंसी ऑफ x, i. Which of the following query cannot be expressed by a relational algebra expression of a constant length? हमें क्या कह रहा है कि ऑप्शंस में हमें कुछ क्वेरीज दे रखी हैं, इन क्वेरीज में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो क्वेरी है वो आपकी कांस्टेंट लेंथ के अंदर कैलकुलेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कुछ वर्टिसेस हैं एंड इनके बीच में ये एजेस हैं, और क्योंकि ग्राफ है तो यहाँ पे साइकिल भी हो सकता है, सेल्फ साइकिल भी हो सकता है, और इस तरीके से भी साइकिल हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इनकी डायरेक्शंस हो जाएंगी। अगर फर्स्ट हम ऑप्शन देखें क्वेरी का, तो फर्स्ट क्वेरी में ही कह रहा है लिस्ट ऑफ ऑल वर्टिसेस एडजेसेंट टू अ गिवन वर्टेक्स। तो ये तो इजी है निकालना, क्योंकि आपको सिर्फ इसके अंदर वर्टिसेस का वैल्यू निकालनी है। हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि x, y पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि एडजेसेंट वर्टिसेस निकालनी है। ठीक है, ये इजी है। सेकंड है लिस्ट ऑफ ऑल दी वर्टिसेस व्हिच हैव सेल्फ लूप। सेल्फ लूप मतलब खुद पे ही अगर वो लूप क्रिएट कर रहा है, ये भी एक सिंपल क्वेरी है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है x, x, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ऑल वर्टिसेस व्हिच बिलोंग्स टू अ साइकिल्स ऑफ लेस देन 3 वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस मीन्स हमें वो साइकिल्स फाइंड आउट करने हैं जिसके अंदर वर्टिसेस की जो वैल्यू है लेस देन 3 होनी चाहिए। तो उस केस में मतलब हमें कौन से साइकिल्स फाइंड आउट करने हैं, 1 वर्टिस और 2 वर्टिस के। तो 1 वर्टेक्स वाला तो वो ही हो गया सेल्फ लूप वाला जो सेकंड में था, यानी हमें x, x फाइंड आउट करना है। और 2 साइकिल्स की अगर हम बात करें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि x, y भी एग्जिस्ट करना चाहिए एंड y, x भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये भी पॉसिबल है इस केस में। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके से इजी क्वेरी हो गई। आपको पहले x, y की एडजेसेंसी चेक करनी है और y, x की चेक करनी है। तो दिस विल बी कैलकुलेटेड आल्सो कांस्टेंट लेंथ। हमारा यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो है कि हम क्वेरी सारी एग्जीक्यूट हो सकती हैं, लेकिन कांस्टेंट लेंथ में कौन सी एग्जीक्यूट होंगी। तो दीज 3 क्वेरीज कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेड इन अ कांस्टेंट लेंथ। नाउ चेक द ऑप्शन 4. List of all vertices reachable from a given vertex. That means in that case you need to find out the closure of every vertex. ओके, क्लोजर क्यों? क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है कि हर वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से आप कितनी वर्टिसेस पे रीचेबिलिटी आपकी पॉसिबल है, और रीचेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे हर वर्टेक्स पे से क्लोजर निकालना पड़ेगा। तो सपोज अगर n वर्टेक्स होंगे तो आपका क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ n में उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। दैट्स वाई योर फोर्थ क्वेरी विल नॉट बी इन अ calculated in the terms of a constant length. So option 4 is the correct answer.
Now see, question number 23. Let R and S be two relation over the relational schema R and S and let A be an attribute in R. जो A है वो किसका attribute है? सिर्फ R relation का. Okay, this one. This is the A attribute is the for relation R. And there the relational algebra expression, so it is always equal to. हमें find out करनी है इससे equivalent relational algebra expression कौन सा है. तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में तो s प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेचुरल जॉइन अप्लाई हो रहा है s के साथ और फिर आप उन वैल्यूज को सेलेक्ट कर रहे हो a एट्रीब्यूट की रिलेशन r में से, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. b जो ऑप्शन है वो सिर्फ एट्रीब्यूट्स रिट्रीव करके दे देगा रिलेशन r के, ठीक है, कोई कंडीशन अप्लाई हो ही नहीं रही तो ये भी इक्वल नहीं होगा. लेकिन अगर आप सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में आप क्या कर रहे हो, पहले रिलेशन आर के ऊपर एट्रीब्यूट ए का सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हो और फिर उसका नेचुरल जॉइन करवा रहे हो एस से. तो दिस इज ट्रू. व्हाई? because a is the only attribute for r, so a doesn't affect the s. So what we can do, firstly we can apply the selection operation on this r schema and then we can apply the natural join on s, so it is equal to the your following given query. So option C is the correct answer. Next is, so this is the answer. So next question is 24th. Relation R A B C D is a relation which of the following does not have a lossless and dependency preserving decomposition. So ये मैं आपको इसके क्वेश्चन बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो आई होप इसका आंसर आप खुद से दे पाएंगे. तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा. मैंने हालांकि इसका सोल्यूशन यहाँ दे रखा है बट आई वॉन्ट कि आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए और फिर इसका आंसर चेक कीजिए. ओके, अब देखिए, कंसिडर अ रिलेशन GEQ विच रिप्रेजेंट ग्रेटर देन इक्वल टू. एक रिलेशन है GEQ नाम से जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके अंदर टपल जो है x, y, कोई टपल प्रेजेंट होगी GEQ रिलेशन के अंदर. कब प्रेजेंट होगी? अगर y ग्रेटर देन होगा x के, मतलब अगर कोई भी आप टपल डाल रहे हो, जैसे यहाँ पे x और y है, यहाँ पे अगर आप कोई भी टपल डाल रहे हो तो वो जैसे 1 और 2 आपकी टपल हो सकती है GEQ की, बट आप 4 और 3 को टपल नहीं बना सकते GEQ की. क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे? x से. दैट मीन्स 2 and 2 is possible. Okay, but suppose 5 and 3 we want to enter, so this is not possible. Why? Because y is not greater than x. ठीक है, तो आप वही टपल्स इंक्लूड कर सकते हो जिसमें y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x है. तो ये हमें टेबल को बनाने की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है. ठीक है, क्या डेफिनेशन है? क्रिएट टेबल जहाँ पे आपको दो एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं IB एंड UB. ठीक है, IB इंटीजर नॉट नल, UB इंटीजर नॉट नल, दोनों में नॉट नल वैल्यूज हैं. प्राइमरी की जो है इसकी IB है एंड फॉरेन की जो है UB, वो रेफरेंस कर रही है GEQ को, मतलब इस रिलेशन को रेफरेंस कर रही है UB के. ठीक है, GEQ आपका रिलेशनल टेबल है, इसके अंदर ये दो टपल्स हैं. IB आपकी प्राइमरी की है और UB रेफरेंस फॉरेन की है जो कि रेफर कर रही है GEQ को. तो एक तरीके से किस तरीके की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो गई, यहाँ पे आपकी हो गई रिकर्सिव. ठीक है, सेल्फ रेफरेंशियल, क्योंकि ये खुद ही अपनी ही टेबल के प्राइमरी की को रेफर कर रही है. अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल इफ x, y इज डिलीटेड. कह रहा है कि अगर यहाँ से हम कोई टपल डिलीट कर दें तो इन पॉसिबल ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली समझ आएगा. देखो, और यहाँ पे एक चीज और है, हाँ सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, फॉरेन की के साथ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या लगा हुआ है, ऑन डिलीट कास्केड. मतलब अगर कोई प्राइमरी की वाला टपल डिलीट होता है तो उसके साथ की जो भी रिलेवेंट फॉरेन की होगी वो भी डिलीट होगी, क्योंकि ऑन डिलीट कास्केड है. अगर ऑन डिलीट नल होता तो आप वहां पे नल सेट कर देते. तो देखिए इसमें कैसे कर सकते हैं. सपोज हमने एक टेबल ली, इसमें और x और y को हमने ले लिया और ये हमारी GEQ रिलेशनल टेबल है. ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं डिलीट करती हूँ 5,6 को. अगर मैं 5,6 को डिलीट करूंगी तो ऑन डिलीट कास्केड पे आपकी और कौन सी टपल डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये y जो है वो रेफर कर रहा है x को, तो जहाँ पे भी y की वैल्यू 5 होगी वो भी डिलीट हो जाएगी क्योंकि उसकी प्राइमरी की 5 जो है वो डिलीट हो चुकी है. दैट मीन्स 4, 5 शुड बी डिलीटेड. ठीक है, अब देखिए 4, 5 डिलीट करने से क्या हुआ, अब
x की जो x प्राइमरी की जिसकी वैल्यू 4 थी वो भी डिलीट हो गई। उस वजह से जिसकी जो इसकी फॉरेन की है जहाँ पे 4 प्रेजेंट होगा उसको भी आपको डिलीट करना पड़ेगा ऑन डिलीट कास्केड की वजह से, तो आपकी ये वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी 3,4। तो बेसिकली ये दो वैल्यूज मेरी डिलीट हुई 5,6 को डिलीट करने पे। ठीक है, एक तो डिलीट हुई है 4,5 और एक डिलीट हुई है आपकी 3,4। अब हमें सपोज एक्स वाई तो आपकी ट्रिपल वैल्यूज हैं और इनको हम मान लेते हैं जेड एंड डब्ल्यू, क्योंकि हमें ऑप्शन में यहाँ पे जेड और डब्ल्यू के रेफरेंस में दी है डिलीटेड टपल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो टपल जेड कॉमा डब्ल्यू इज डिलीटेड विद, और अच्छा यहाँ मैं ये भी लिख लेती हूँ ताकि ऑप्शन आपको चेक करने में इजी रहेगा। एक्स कॉमा वाई हमने डिलीट कौन सी टपल की, 5,6। ओके, so our tuple z comma w is deleted with z greater than y। z greater than y की अगर हम बात करें तो z हमारी 4 और 3 है, y 6 है, तो z greater than y नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड है टपल z comma w with z greater than x is deleted। तो अगर z comma w की हम बात करें तो z greater than x, तो 4 और 3 है और x की वैल्यू 5 है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि x जो है छोटा नहीं है आपका z से। थर्ड देखो, अ टपल z कॉमा w विथ w इज लेस देन x इज डिलीटेड। अगर अब आप w लेस देन x की बात करें तो देखिए एक तो ये वाली टपल डिलीट हो रही है, बट इसके साथ साथ एक ये टपल डिलीट हो रही है जिसके अंदर w की वैल्यू कितनी है 4 एंड 4 इज लेस देन x, दैट्स व्हाई दैट टपल कैन बी डिलीटेड विथ w लेस देन x, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन जबकि क्या कह रहे हैं, डिलीशन ऑफ x कॉमा y इज प्रोहिबिटेड, तो ये तो गलत ही है क्योंकि प्रोहिबिटेड तो नहीं है डिलीशन, हमने यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में क्या लगाया, ऑन डिलीट कास्केड, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, गिवन द रिलेशन, दो रिलेशन हमें दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी कैन नॉट बी एक्सप्रेस यूजिंग द बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन दे रखे हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ और ये क्वेश्चन वापस 2000 में भी आया है, तो इसका आंसर मैंने बताया था, इसका आंसर सम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज होगा क्योंकि सम निकालने के लिए आपको एग्रीगेशन ऑपरेशंस की जरूरत होगी जो कि बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो दैट्स द आंसर इज द सी। Next is given the following relational instance, which of the following functional dependencies are satisfied by the given instances। तो यहाँ पे आप देखिए x y से अगर हम z को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो 1 4 1 5 1 6 3 2 सारी डिफरेंट वैल्यूज है, तो x y टेंस टू z इज ट्रू। बट अब देखिए z टेंस टू y, तो 2 टेंस टू 4 इट इज ट्रू। बट अब यहाँ देखिए z की सेम वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यू आ रही है, दैट वाई z इज नॉट डिटरमाइंड बाय y। अगर अब हम देखें yz डिटरमाइंस टू x, तो yz की अगर वैल्यूज देखो तो 4 2 5 3 6 3 एंड 2 2 सारी वैल्यूज डिफरेंट है, तो इट विल डेफिनेटली डिटरमाइन x, तो ये तो ट्रू है। एंड y डिटरमाइंस z, अगर हम देखें तो y की वैल्यूज अगर आप चेक करोगे तो 4 5 6 एंड 2 सारी वैल्यूज डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेसी नहीं आ रही, दैट्स व्हाई y इज ऑल्सो डिटरमाइंड टू z, सो द आंसर इज बी। ओके, इसी तरीके से आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। Next is consider an entity relationship model ER model in which entity sets E1 and E2 are connected by M and, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, E1 and E2 दो एंटिटीज दे रखी हैं, ठीक है, और रिलेशन इनके बीच में दे रखा है कैसे, MN रिलेशनशिप दे रखी है, ठीक है। Okay, this relationship we called R12. R12. Now E1 and E3, एक एंटिटी और है यहाँ पे E3 are connected by 1 to N, 1 to N, ठीक है, और इस रिलेशनशिप का नाम है आपका R13। So E1 has a two single attribute A11 and A12, of which A11 is the key. E2 has a two single attribute with A21 is the key, and E3 has two single valued attribute with A31 is the key. Okay, the relationship do not have any attribute, relationships के कोई attribute नहीं है। Now if a relation model is derived from the above ER model, and then the minimum number of relations that would be generated if all the relations are in 3NF। तो देखो 3NF के केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए क्योंकि ये M to N रिलेशनशिप
शिप है इनके बीच में, तो E1 और E2 की सेपरेट टेबल बनेगी और एक R12 की टेबल बनेगी जिसके अंदर E1 और E2 की वैल्यूज आ जाएंगी एज अ फॉरेन की रेफरेंस। तो 3 टेबल्स तो आपकी यहाँ पे बन जाएंगी। एक है बनेगी आपके यहाँ पे, अगर आप देखें तो E1 से E3 के बीच में रिलेशन है 1 to n का, मीन्स एवरी वैल्यू ऑफ E1 इज रिलेट टू दी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ E3। ठीक है, ये चीज बोल रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको 2 टेबल्स रिक्वायर्ड होंगी 1 to n रिलेशनशिप में। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो 3 + 2 5 टोटल चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इसकी टेबल आप ऑलरेडी बना चुके हो तो ये टेबल मर्ज हो जाएगी आपकी, ठीक है, रिलेशन के साथ। तो इसलिए आपको यहाँ पे टोटल टेबल्स कितनी चाहिए होंगी, 4 टेबल्स इसलिए चाहिए होंगी क्योंकि इसमें आप और टेबल्स रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बोला है कि रिलेशन जो है 3NF में होना चाहिए। अगर टेबल्स को आप रिड्यूस करोगे तो पार्शियल डिपेंडेंसीज की पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं। दैट्स व्हाई वी नीड 4 tables here. Okay, so this is the solution. You can see, consider the relation X is PQRSTU with the following functional set of dependencies. Which of the following is the trivial dependency? तो trivial dependency का मतलब क्या होता है, X tends to X means कि X tends to Y कोई डिपेंडेंसी है वो ट्रिवियल कब होगी, जब अगर आप X इंटरसेक्शन Y करें तो उसमें से कॉमन एट्रीब्यूट्स ही आने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखिए PR और ST ये ट्रिवियल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इनका इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा, तो दिस इज रॉन्ग। PR to R तो ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, बट PR to T ट्रिवियल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये भी आपकी ट्रिवियल डिपेंडेंसी को बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरीके से PSU टेंड्स टू Q, ये भी ट्रिवियल डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा सॉरी। बट अगर आप देखें C ऑप्शन PS टेंड्स टू S, अगर आप इसको इंटरसेक्शन करते हो तो आपको S एट्रीब्यूट मिल जाता है कॉमन, दैट्स व्हाई दिस इज बिलोंग्स टू योर ट्रिवियल डिपेंडेंसी। नाउ 30th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आपको फॉलोइंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दे रखा है E1 और E2, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है या कार्डिनलिटी है वो क्या है, 1 to m की कार्डिनलिटी है। एट्रीब्यूट्स जो है E1 के वो हैं A11, A12 एंड A13, where A11 is the key attribute and attributes जो है E2 के क्या है, A21, A22 and A23, where A21 is the key attribute and A23 is a multi-valued attribute. रिलेशन R के कोई एट्रीब्यूट नहीं है। A relational database containing minimum number of tables with each table satisfying the requirements of the 3NF is designed from the above ERD. So the number of tables in the database is 3. Why 3? Because of this multi-valued attribute. वैसे हमें पता है कि अगर रिलेशन 1 to many या many to 1 का होता है तो हमें 2 ही टेबल रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये 8 to 3 जो है एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो इसके लिए आपको एक सेपरेट टेबल बनानी होगी 8 to 3 के लिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 8 to 3 के लिए क्योंकि सेपरेट टेबल बनेगी, इस वजह से यहाँ पर आपकी टोटल टेबल मिनिमम 2 ना होके 3 बन जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज 2 ही होती। ओके, ये देखिए T1 1NF के लिए आपके ये हो जाएंगे T1 और T2, 2 टेबल्स ये हो जाएंगे, और 8 to 3 बिकॉज 8 to 3 इज अ मल्टी वैल्यूड सो इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन अ की एट्रीब्यूट। सबसे पहले तो की एट्रीब्यूट में आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 2NF के लिए 8 to 3 क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है और अलाउड नहीं होता आपके 2NF में, दैट्स व्हाई यू नीड टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल विद द की एट्रीब्यूट्स। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर अ मिनिमम नंबर टेबल्स इज 3. Now see, our relational database contain 2 tables, student and department, in which student table has column, roll number and name, and department ID and department column number, roll number, name and department ID. ठीक है, इसके 3 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट टेबल के कितने हैं कॉलम्स, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो एक में स्टूडेंट में आपके 3 कॉलम्स हैं और डिपार्टमेंट में आपके 2 कॉलम्स हैं। द फॉलोइंग इंसर्ट स्टेटमेंट्स वर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली टू पॉपुलेट एम्प्टी टेबल्स। तो ये इंसर्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करें हमने दोनों टेबल्स के अंदर। हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी रिट्रीव्ड बाय द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिपार्टमेंट। तो ये किस तरीके का स्टेटमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब आप यहाँ देखिए तो स्टूडेंट टेबल में हमने कितनी वैल्यूज इंसर्ट करवाई है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज तो हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल में करवाई है और 2 वैल्यूज हमने टेबल स्टूडेंट डिपार्टमेंट टेबल में करवाई है।
और क्योंकि सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है स्टूडेंट और डिपार्टमेंट में, दैट मीन्स स्टूडेंट के अंदर हमारी नंबर ऑफ टपल्स हैं 3 और डिपार्टमेंट के अंदर हमारी नंबर ऑफ टपल्स है 2, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टपल्स आ जाएंगी 6 रिजल्ट में। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट में 3 कॉलम्स है और डिपार्टमेंट में 2 कॉलम्स है, तो 3 + 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने आ जाएंगे 5। सो आंसर विल बी 6 rows and 5 column. Okay, you can see here. Now consider the entities hotel room and person with a many to many relationship. Lodging as relationship का नाम है lodging. If we wish to store information about the rent payment to made by a person occupying a different hotel rooms, then this information should appear as in, because see this information will relate with the person and hotel room. This information relate person to the hotel room. That's why this information must be included in the relationship, because it will give the relationship between the person and hotel room. So the answer will be C. Okay, lodging is the only attribute which relating the person and hotel room. Now a table has the fields, these are the attributes and the following functional dependencies are given. In terms of normalization this table is in, so we normalization find out करने के लिए सबसे पहले की find out करो। राइट हैंड साइड में देखो कौन से attributes प्रेजेंट नहीं है, F1 प्रेजेंट नहीं है, F2 भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ना ही F1 प्रेजेंट है ना ही F2 प्रेजेंट है। तो अगर मैं इन दोनों का क्लोजर लूं F1 और F2 का, तो क्या आ जाएंगे, F1 आएगा, F2 आएगा क्योंकि ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, इसके बाद F3 आ जाएगा क्योंकि F1 टेंड्स टू F3 है, F2 से क्या आ जाएगा, F4 आ जाएगा, और F1 F2 से क्या आ जाएंगे, F5 आ जाएंगे। तो F1 F2 क्या हो गई, इसकी की हो गई, की हो गई, तो इसके प्रॉपर सबसेट्स क्या हो गए आपके F1 एंड F2। और अगर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखिए तो F1 जो है F3 को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि एक प्रॉपर सबसेट जो है कैंडिडेट का वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, और ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन, ठीक है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, F2 टेंड्स टू F4 भी पार्शियल डिपेंडेंसी है, दैट्स व्हाई ये किस में होगा, 1NF में, 2NF में भी नहीं होगा, 3NF में भी नहीं होगा। सो आंसर विल बी ए। Which of the following is not a super key in a relational schema with attributes this and primary key is V? Why? हमें पता है सुपर की कैसे बनती है, प्राइमरी की या कैंडिडेट की जो होती है, अगर आप उसके साथ यूनियन कर दें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स का, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाती है, सुपर की। दैट्स मीन्स कि सुपर की के अंदर प्राइमरी की या कैंडिडेट के सारे एट्रीब्यूट्स हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए। तो आपके पास है वी वाई जो है प्राइमरी की, तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, आप ऑप्शन में चेक कर लो कि वी वाई एट्रीब्यूट जिस भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होंगे दोनों, तो वो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट वाले में वी वाई है तो ये सुपर की हो सकती है, सी वाले ऑप्शन में भी वी और वाई दोनों एट्रीब्यूट्स है इसलिए ये भी सुपर की हो सकती है, डी ऑप्शन में भी वी और वाई दोनों प्रेजेंट है इसलिए ये भी सुपर की हो सकती है। लेकिन बी ऑप्शन में आप देखो सिर्फ वी प्रेजेंट है, वाई प्रेजेंट नहीं है, तो ये सुपर की नहीं बना सकता क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होने चाहिए। दैट्स वाई आपसे ये पूछा है कि कौन सी सुपर की नहीं बनेगी, तो ये तीन तो सुपर की बनती है बट ये सुपर की नहीं बनेगी, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट आर बी अ रिलेशनल स्कीमा इन विच द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर नोन टू होल्ड द रिलेशन स्कीमा आर इज। नॉर्मलाइजेशन चेक करना है तो सबसे पहले की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं है। हम स्टार्ट से देखते हैं, ए प्रेजेंट है क्या, देखिए ए प्रेजेंट नहीं है तो ए आपका की के अंदर मस्ट होगा। बी भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखें तो बी भी आपका की के अंदर प्रेजेंट होगा। उसके अलावा आप देखिए सी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, ई भी प्रेजेंट है एंड पी एंड जी भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप ए बी का क्लोजर अगर निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपको ए और बी तो मिल ही जाएगा ड्यू टू ट्रिवियल डिपेंडेंसी। ए बी के बाद ए बी जो है सी डी को डिटरमाइन कर रहा है तो सी और डी भी आ जाएंगे आपके क्लोजर में। देन सी जो है ई को डिटरमाइन कर रहा है तो सी से ई आ जाएगा, और डी ई जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं किसको, पी को, तो यहाँ पे P आ जाएगा। एंड B जो है वो डिटरमाइन कर रहा है G को, तो यहाँ G भी आ जाएगा। तो देखो AB जो है की बन जाएगी क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहा है इसका क्लोजर, और AB का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा A एंड B।
और अगर आप इसके अंदर लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी देखें दैट इज B टेंड्स टू G, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर सबसेट जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। इसका मतलब कौन सी डिपेंडेंसी आ गई यहाँ पे, पार्शियल डिपेंडेंसी, और पार्शियल डिपेंडेंसी के केस में आपका रिलेशन 2NF में नहीं होता, सो आंसर विल बी नॉट इन 2NF। अगर 2NF में ही नहीं है तो 3NF और BCNF में तो डेफिनेटली नहीं होगा, दैट्स व्हाई आंसर विल बी नॉट इन 2NF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, Which option is true about the SQL query given below? ये आपको एक SQL query दे रखी है, select first name, last name from employee where last name is between A% and D%। तो इसका आंसर जो होगा A होगा, क्यों? क्योंकि it will display you all the employees having last name starting with alphabet A till D, inclusive of A and exclusive of D. So this is the definition for your between operator. So the option A will be correct answer. See, the between operator works with the range of character values also. Okay. Next question है, which of the given options defines a transaction correctly? तो ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ DDL स्टेटमेंट ऑन द डेटाबेस स्कीमा, फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है। सेकंड है ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ कमिट और रोल बैक इन डेटाबेस सेशन। Third is a transaction consists of either a collection of DML statements or a DDL or DCL or TCL statements to form a logic unit of work in a database session. So the answer will be C. Why? Because your transactions consist either collection of all the things, means DML statements भी हो सकती है, DDL भी हो सकती है, DCL भी हो सकती है, TCL भी हो सकती है, क्योंकि ट्रांजेक्शन में बेसिकली आपकी कोई भी क्वेरीज कोई भी टाइप के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या है, हमें एक रिलेशन आर दे रखा है जिसके ये एट्रीब्यूट्स हैं ABCDEF with the following functional dependencies, which of the following is a key for R? की हमें चेक करना है, तो वापस सेम राइट हैंड साइड में आप एट्रीब्यूट्स देखिए A प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है क्या? C प्रेजेंट नहीं है राइट हैंड साइड में, तो C आएगा आपके एक तो की के अंदर। दूसरा आप देखिए D प्रेजेंट है क्या? D प्रेजेंट है। E प्रेजेंट है क्या? E आपका प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, तो E भी आपका क्या आ जाएगा, की के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट नहीं है। और उसके बाद आप देखिए F प्रेजेंट है, तो आप सबसे पहले आप देखिए, अब इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आपको ऑप्शन में भी दो ही एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं जो कि की बना रहे हैं, और आप यहाँ पे देखिए तो आपके मिसिंग एट्रीब्यूट्स भी दो ही हैं, C और E, जो कि हमेशा प्रेजेंट होंगे आपके की के अंदर। तो इसमें आप इसी से ही डायरेक्टली इसका आंसर चेक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, B होगा, ठीक है, EC या फिर सी, कुछ भी बोलो सेम ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी और ई हमेशा प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स, तो आपको आगे इसमें फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर बी होगा। और उसके अलावा भी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप अगर सीई का क्लोजर निकालोगे तो आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन हो जाएंगे, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ई सी। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन करेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द स्कीमा R, S, T, U and V and the dependencies this are given. Let R1 and R2 be a decomposition such that R1 intersection R2 is not equal to 5. So the decomposition is, अगर कह रहा है कि R1 intersection R2 जो है not equal to 5 है, इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट आएगा। और अगर आप यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी उनको देखें तो अगर आप किसी भी तरीके से इनका डिकम्पोजिशन करोगे तो आपको हमेशा कॉमन एट्रीब्यूट कैसा मिलेगा, जो की होगी किसी ना किसी रिलेशन की, या तो R1 की या फिर R2 की, दैट्स वाई उस केस में आपका ये कैसा बनेगा, लॉसलेस बनेगा। और लॉसलेस जो अगर आप 3NF की बात करें चाहे 2NF की बात करें, जो कि हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं, तो दोनों ही केस में आपका जो डिकम्पोजिशन होता है लॉसलेस होता है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट 40th क्वेश्चन अगर हम देखें, विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। तो ये मैंने आपको जब हमने नॉर्मल फॉर्म्स पढ़े थे तब मैंने बताया था, अगर एडिक्वेसी की बात करें तो हम 3NF को प्रिफर करते हैं, क्योंकि 3NF में क्या होता है, आपका लॉसलेस भी होता है डिकम्पोजिशन और आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होता है। क्योंकि उसके बाद जो BCNF होता है उसके अंदर आपको लॉसलेस तो मिल जाएगा डिकम्पोजिशन, बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं मिलेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर हम देखा जाए तो मोस्टली जनरली आप कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म यूज करोगे, 3NF। ओके, सो द आंसर विल बी डी। 3NF is sufficient because most of the 3NF tables are free from insertion, updation and deletion anomalies, ठीक है। और इसके अलावा इसमें लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी दोनों रहती है, दैट्स व्हाई द ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।
आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए हों एंड कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।